जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग वॉइस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की एक्सरसाइज करेंगे, जिससे हम ये चेक करेंगे कि हमारी वॉइस और नरेशन की अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी हो गई है। क्या हम लोग वाकई सेंटेंस को देखकर वॉइस को पहचान सकते हैं या नहीं पहचान सकते। इसके पहले हम लोगों ने कंप्लीट इस पे स्टडी किया था, वॉइस और नरेशन की कंप्लीट वीडियो चेक करिए, हमारे प्ले लिस्ट में ये सेपरेट वीडियो अवेलेबल हैं। और हम सारे स्टूडेंट्स के लिए, यानी जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हों चाहे वो एकेडमिक स्टूडेंट्स हों, उन सब के लिए सेपरेट लिस्ट हम लोगों ने प्ले लिस्ट बना रखी है। उसमें जाके सारे वीडियो आप सर्च कर सकते हैं। CHSL के लिए, CGL के लिए, फिर उसके बाद से NDA के लिए, फिर देन उसके बाद से जो आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए, सारे बच्चों के लिए एक ही प्लेटफॉर्म पे हर एक वीडियो इंग्लिश की अवेलेबल होगी। ठीक है, तो आज हम लोग चलते हैं, कुछ एक्सरसाइज देखते हैं और देख के, यानी सेंटेंस को देखकर हम वॉइस पहचानने की कोशिश करते हैं। मैंने इसके पहले जो बताया था, अगर आपको याद हो, मैंने कहा था वर्ब देख के ही हम बता सकते हैं कि सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है या पैसिव वॉइस का है। आपको पता होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, तो अगर नहीं पता है तो फिर यहाँ पे हम लोग चेक कर लेंगे कि कैसे, किस तरीके से हम वर्ब को देखते ही पहचान लेते हैं ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है या पैसिव वॉइस का। लेकिन वॉइस को पढ़ने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये ज़रूरी है कि वर्ब पे अच्छी पकड़ हो। सारे वर्ब की, यानी सारे टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो ज़रूर इसको पहले पढ़िए, फिर उसके बाद से इस चीज़ों को ध्यान से देखिए। ठीक है, चलते हैं कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं हम। ये हमारे 3 क्वेश्चन हैं। पहले आप अपना रिस्पॉन्स दीजिए कि आप क्या, वीडियो को थोड़ा सा पॉज करिए और देखिए कि क्या आप इस तीनों सेंटेंस को बता सकते हैं कि कौन सा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है या पैसिव वॉइस का। ओके, चलिए चेक करिए एक बार। मैंने कहा था कि पहले सेंटेंस को पढ़िए, सेंटेंस में पहले वर्ब को आप रिकॉग्नाइज करिए कि वर्ब हमारा कौन सा है, कहां पे है, किस तरीके से लिखी गई है। मैंने बताया था कि अगर पैसिव वॉइस को पहचानना हो तो पैसिव वॉइस के जो वर्ब्स होते हैं वो हमेशा बी के साथ लिखे जाते हैं। अगर बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई है तो ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता है। ठीक है, अब आपको टेंस को फाइंड आउट करना है, तो आप देखिए बी के जो डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, मैंने बताया था ये इज एम आर अगर आप प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस में है, वॉज वर अगर पास्ट एंड डेफिनिट टेंस में है, और अगर आपको लिखना है कॉन्टिन्यूअस टेंस में तो बीइंग लिखिए। अगर आपको परफेक्ट टेंस में लिखना है तो इसका थर्ड फॉर्म यूज कर लीजिए हेल्पिंग वर्ब के साथ। आपको सारे टेंस के साथ आप बता पाएंगे कौन सा टेंस है और एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। ठीक है, तो यहां पे ये जो वर्ब है ये हमारा है सिंग्स, सिंगुलर में लिखी गई है। बेस वर्ब इसका सिंग होता है, यस हमने इसमें ऐड किया है सिंगुलर बनाने के लिए, क्योंकि हमारा अरिजीत सिंह यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर में है। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हुआ। क्यों? क्योंकि बी के साथ थर्ड फॉर्म नहीं लिखी गई है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस है। गुड। सेकेंड सेंटेंस देखिए, द सन सेट्स इन द वेस्ट। अच्छा, इफ आई आस्क यू टू चेंज दिस मीन्स सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, कैन यू डू दैट? मुश्किल होगा? बिल्कुल आसान है। मैंने कहा था ना थर्ड फॉर्म में लिख दीजिए बी के साथ। तो आपको जब ये पता है कौन सा टेंस है और जिस टेंस में उसी में पैसिव वॉइस भी होगी, प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस है तो प्रेजेंट में आपको पैसिव वॉइस चेंज करना पड़ेगा। इज एम आर के साथ चेंज कर दीजिए, इज एम आर, और इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा? इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा? सिंग, सैंग, संग, संग लिख दीजिए। आगे क्या करना है? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर रख देना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर रख देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द सन सेट्स इन द वेस्ट। यहां पे वर्ब कौन सा है? ये रहा, सेट्स। ये भी सिंगुलर में लिखी गई है। वर्ब होता है सेट, सिंगुलर बनाने के लिए हमने एस जोड़ दिया। वर्ब हमेशा प्लूरल में ही होता है, सिंगुलर हमें बनाना पड़ता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जिसको कहते हैं, बाय डिफॉल्ट हमेशा वो प्लूरल में ही होता है। यहां पे देखें इन द वेस्ट, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। अक्सर आप ये गलती करते हैं, सोचते हैं कि वर्ब के बाद जितनी भी चीजें लिखी गई है ना वो सारा का सारा ऑब्जेक्ट होता है। ये हालांकि गलत कॉन्सेप्ट है आपका। द सन सेट्स, वेयर, ये वेयर का रिप्लाई है। ठीक है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट जो पहचानते हैं हम जब वर्ब से क्वेश्चन करते हैं व्हाट या होम का, तब ये हमारा आंसर जो मिलता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखें हमें ऑब्जेक्ट को पहचानना हो, अरिजीत सिंह सिंग्स व्हाट सॉन्ग्स, व्हाट काइंड ऑफ सॉन्ग, किस तरीके के सॉन्ग उगाते हैं? ब्यूटीफुल सॉन्ग्स उगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब इसको पैसिव वॉइस में नहीं चेंज कर सकते, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि वर्ब इनकी लिखी गई है, इनको मतलब ये थर्ड फॉर्म लिखी गई है, बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लिखी गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते रहिए कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। यहां पे देखो ये देखो, ये वर्ब है आपका वॉज बीइंग पनिश्ड। पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। देखो बीइंग भी आप देख रहे हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लिखी गई है और वॉज वर्ब से ये पहचान ले गए कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक है ना। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ये पैसिव वॉइस है। अगर इसको आपको चेंज करना हो एक्टिव वॉइस में तो बस वर्ब को ही चेंज करना पड़ेगा, वॉज वर्ब तो रहेगा ही रहेगा, बीइंग हट जाएगा क्योंकि आपने पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपने यूज किया था, और ये वर्ब का आईएनजी फॉर्म कर दीजिए पनिशिंग, तो ये आपका एक्टिव वॉइस में चेंज। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करिए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करिए, आता है ना उतना, ठीक है। नेक्स्ट, टोनी स्टार्क इज हेल्प्ड बाय पीटर पार्कर। अब देखो यहां पे वर्ब क्या है, एक बार और कोशिश करिए, पहले आप कोशिश करिए फिर मैं बताता हूं, ठीक है, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि आपको वॉइस पहचानना आ गया कि नहीं आ गया। चलिए पहचान ले गए, चेक करिए अपने आंसर्स को। देखिए यहां पे मैंने ये वर्ब है इज हेल्प्ड, बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई, पैसिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस नहीं है। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस है। अगर इसको मैं कहूं कि इसको एक्टिव वॉइस में चेंज कर दीजिए तो करेंगे क्या, सिंपली ये बी का फॉर्म आप हटाएंगे और ये वर्ब को चेंज कर देंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, तो यहां पे आप यूज कर दोगे हेल्प। अब अकॉर्डिंगली यूज करोगे। अब देखो पीटर पार्कर इधर जाएंगे तब भी ये सिंगुलर होंगे तो हेल्प्स लिखना पड़ेगा। तो पीटर पार्कर हेल्प्स हुम, टोनी स्टार्क। आसान है। आसान कब हुआ, जब आपने वर्ब को पहचान लिया, ठीक है। बी के साथ थर्ड फॉर्म में लिखी गई है या डिफरेंट डिफरेंट वर्ब के फॉर्म्स अलग अलग यूज हुए हैं उसमें लिखी गई है। इस क्वेश्चन को देखिए, द मैसन इज बिल्डिंग द पैलेस, इज बिल्डिंग, यहां पे देखो ये वर्ब है आपका इज बिल्डिंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। बी की फॉर्म तो लिखी गई है, यहां पे देखो बी की फॉर्म लिखी गई है लेकिन ये थर्ड फॉर्म में नहीं लिखा गया है, ठीक है। तो इसका मतलब पैसिव वॉइस नहीं हुआ, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हुआ और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अगर मैं इसको कहूं चेंज करने के लिए, डेफिनेटली चेंज कर सकते हैं। आप इस हेल्पिंग वर्ब को रहने दो, इज एम आर, अब इसमें जो भी जरूरत पड़ेगी वो रखिएगा, सॉरी, ठीक है, इज एम आर में से कोई रखिएगा। कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो बी की फॉर्म लगानी पड़ेगी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म वाली, और बिल्डिंग, ठीक है ना, बिल्डिंग, बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट, BUILT। ये देखो वर्ब का थर्ड फॉर्म भी जरूरी है, अगर मिस हो गया तो क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा, अगर इस वर्ब को इस तरीके से लिख दें तो ये पैसिव वॉइस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब बस क्या करना है आपको, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ले जाना है। इसको देखें, द वुड कटर्स कट डाउन ऑल द ट्रीज, ओके, द वुड कटर्स कट डाउन ऑल द ट्रीज। यहां पे ये वर्ब है कट डाउन, ठीक है। बी के साथ थर्ड फॉर्म में नहीं लिखी गई है, इसका मतलब एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यहां पे कंफ्यूज होंगे क्योंकि कट की तीनों ही फॉर्म होती है, कट कट कट। अब ये समझना मुश्किल है कि प्रेजेंट है कि पास्ट है, क्योंकि प्रेजेंट में भी इसका फॉर्म यही होगा, पास्ट में भी इसका फॉर्म यही होगा, ठीक है। और थर्ड फॉर्म में, थर्ड फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं लिखी जा सकती, तो इसको परफेक्ट टेंस तो नहीं कह सकते, तो ये प्रेजेंट या पास्ट टेंस कोई भी हो सकता है। अब इसको किसी टेंस में बना देंगे ये सही हो जाएगा, हाँ। लेकिन यहां पे चलिए इसको पास्ट में अगर मुझे चेंज करना हो तो वॉज वर्ब के साथ, वॉज या वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लिख दें तो ये हमारी चेंज हो जाएगी, ये पैसिव वॉइस हो जाएगा। नेक्स्ट, दीज आर द क्वेश्चंस। पहले आप कोशिश करिए फिर मैं आपकी हेल्प करता हूं। पहले आपको कोशिश करनी ही चाहिए। चलें देखते हैं। द पुअर फार्मर ड्रॉप्ड हिज एक्स इनटू द रिवर। वेयर इज द वर्ब? यस, आई होप इसी को आपने सेलेक्ट किया होगा, ड्रॉप्ड। वर्ब की सेकंड ड्रॉप, वर्ब की फॉर्म ड्रॉप की सेकंड फॉर्म ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड होती है, तो यहां पे ये पास्ट फॉर्म ही है, पास्ट एंड डेफिनिट टेंस है। बी के साथ नहीं लिखी गई है तो ये प्रेजेंट, सॉरी, पास्ट एंड डेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस है। चेंज करना हो अगर आपको पैसिव वॉइस में, करोगे क्या, वॉज वर्ब के साथ बस लिख दो, इसी वर्ब को बस चेंज कर दो, इस वर्ब के फॉर्म को चेंज कर दो कि पैसिव वॉइस हो जाएगा। वॉज वर्ब के साथ आप अगर ड्रॉप्ड लिख दें तो ये पैसिव वॉइस का हमारा सेंटेंस हो गया, वॉज वर्ब ड्रॉप्ड, ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्ट को बता दो, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट, हिज एक्स इनटू द, ये पूरा का पूरा नहीं, ठीक है। ये आपका ड्रॉप्ड व्हाट, द पुअर फार्मर ड्रॉप्ड व्हाट, हिज एक्स, ये आपका हुआ, ठीक है। तो इसी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले जाइएगा और इसको आप यहां पे लाइएगा, ठीक है, चेंज हो जाएगा पैसिव वॉइस।
कोशिश करिएगा, नहीं आएगा तो अपने कमेंट बॉक्स तो है, पूछ सकते हैं उसमें। द डव वॉज शॉट बाय द मिस्चीवियस बॉय, यहां पे देखो वॉज शॉट, बी के साथ लिखी गई, पैसिव वॉइस है पास्ट एंड डेफिनेट टेंस का। लेकिन अगर उसे एक्टिव वॉइस में चेंज करना हो तो फिर क्या करोगे? हाँ गुड, ये वाला फॉर्म हटाओगे, ये शूट शॉट शॉट, तो ये पास्ट टेंस है तो वर्ब की पास्ट फॉर्म रहने देना, शॉट ही लिखना। बाय द मिस्चीवियस बॉय, मिस्चीवियस बॉय को उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा आपका, अगर एक्टिव वॉइस बनाओगे द मिस्चीवियस बॉय शॉट द डव। नेक्स्ट, बाय हुम वाज जर्मनी टॉट टू बेथनी, देखो यहां पे बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई, पैसिव वॉइस का है। चलो एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहां पे क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस अक्सर होता है, मैं देखता हु कि बच्चे रट लेते हैं और उसका आंसर दे देते हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे टिपिकल है, चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा। अगर मैं पूछूं हु टीचेस यू इंग्लिश, इसका पैसिव वॉइस बनाओ, कोशिश करो एक बार बना के। यहां पे देखो ये जो वर्ब है यहां पे, ये तो पूरा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में लिखा गया, पैसिव वॉइस में बनाना है। तो ये जो टीचर्स है, ये टीचर्स को जो चेंज करोगे तो इज एम आर के साथ चेंज करोगे, इज एम आर, और टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है? टीच टॉट टॉट, ठीक है। यहां पे दो ऑब्जेक्ट है, यहां पे देखिएगा, हु टीचेस यू इंग्लिश, ठीक है। यहां पे ये जो है आपका सब्जेक्ट है, और जो कि एक आप कह सकते हो कि वेग सब्जेक्ट है, मतलब इसमें पता नहीं चल रहा एग्जैक्टली, ये क्वेश्चन मार्क है, हु टीचेस यू इंग्लिश, मतलब जो पढ़ा रहा है वो एक क्वेश्चन मार्क है, हु, ठीक है, वही तो एक्शन कर रहा है, और आप जानते हो कि डूअर ऑफ एन एक्शन वही हमारा सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हमारे दो हो गए, टीचर्स, ठीक, यहाँ पे यू हो गया और एक इंग्लिश हो गया। एक बोलते हैं इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक बोलते हैं हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जनरली लिविंग थिंग्स हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और यही लिखने का हमारा तरीका भी होता है कि वर्ब के बाद से अगर दो ऑब्जेक्ट आ जाए तो सबसे पहले हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, फिर उसके बाद से हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। अगर इनकी पोजीशन को हम चेंज कर दें तो इन पोजीशन को चेंज करने में हम क्या करते हैं कि इनके बीच में हमें एक प्रेपोजिशन लगाना पड़ता है, टू या फॉर। ऐसे नहीं समझ में आएगा, एक क्वेश्चन से देखते हैं। अगर मैं कहूं आई गेव राम अ बुक, ठीक, आप देखो, आई गेव whom राम, what अ बुक। यहां पे देखो दोनों, मैंने अभी बताया ना कि whom से क्वेश्चन करो और what से क्वेश्चन करो तो तुम्हें ऑब्जेक्ट मिल जाता है। तो यहां पे whom का भी आंसर है और what का भी आंसर है। whom का आंसर है राम और what का आंसर है, ठीक है। तो whom के आंसर से आपको मिल गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और what के आंसर से मिल गया आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन जरूरी थोड़ी है कि आप इसी फॉर्मेट में लिखें, आप इस फॉर्मेट को चेंज भी कर सकते हैं। कैसे चेंज करोगे? इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हो, आई गेव अ बुक टू राम। अब यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी क्वेश्चन करेंगे, भाई यहाँ पे टू क्यों लिख दिया, फॉर क्यों नहीं लिखा? तो मैं बता दूं, अगर यहाँ पे वर्ब जो अगर ट्रांसफर एक्शन को दिखा रहा है कि एक्शन ट्रांसफर हो रहा है तो हम यहाँ पे जनरली टू लिखेंगे, ठीक है ना। अगर यहाँ पे ट्रांसफर ना होता तो फिर हम क्या लिख देते, फॉर लिखते, ठीक है। जैसे एक और एक्शन समझ लो, आई बॉट, अगर मैं ऐसे लिखता आई बॉट अ बुक टू राम, नहीं, अब यहाँ पे क्या करते, फॉर राम करते, ठीक, यहाँ पे फॉर हो गया। तो ये चीजें समझ में आ रही हैं आपको कि मैंने क्या किया कि ये लिखने का तरीका होता है। मैंने बताया कि सबसे पहले अगर सब्जेक्ट के बाद से वर्ब आ रहा है और वर्ब के बाद से दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं तो सबसे पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखो, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखो। लेकिन अगर चाहते हो कि तुम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखो तो इसके साथ क्या करते हैं, हम टू या फॉर लगा देते हैं, जो कि हमने यहाँ पे देख लिया कि मैंने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, लेकिन हमने जैसे ही पोजीशन को चेंज करी हमने एक प्रेपोजिशन यहाँ पे लगा दिया। यही कंडीशन होती है जब आप एक्टिव वॉइस से जब पैसिव वॉइस में चेंज करते हो। तो जब आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लाते हो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेके अगर तुम सब्जेक्ट लेके बनाओगे पैसिव वॉइस तो तुम्हें इनके पहले प्रेपोजिशन ऐड करना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम यू यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेके तुम अगर सब्जेक्ट लेके बनाते हो पैसिव वॉइस तो तुम्हें कोई प्रेपोजिशन ऐड नहीं करना पड़ेगा। इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, ठीक है।
चलिए इस चीज़ को हम थोड़ा सा और डीप में जाके चीज़ों को समझते हैं। ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा तभी ये चीज़ें आप सही कर पाएंगे, वरना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो कोशिश करिए, एक बार देखिए हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। आप लोगों तो आंसर रटे होंगे, लेकिन रट के नहीं, चीज़ों को समझ के करो। यहाँ पे मिट गई चीज़ें, मैं इसको बता दूँ। ठीक, यहाँ पे अच्छा ये सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट जो चेंज होगा अब यहीं पे चेंज हो जाएगा बाय हुम में। ठीक, आपने देखा था वो चेंज कर रहे थे बाय, राम बीट्स मोहन, तो मोहन इज बीटन बाय राम। ठीक, तो यहाँ पे हमने उसी तरीके से इस सब्जेक्ट को हमने चेंज कर दिया बाय हुम। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो जाहिर सी बात है इस वर्ब के साथ हम लिखेंगे ना, तो हम क्या लिखेंगे, इज एम आर में से किसी एक को सिलेक्ट करेंगे। अभी देखते हैं हमारा क्या सब्जेक्ट आता है, इज एम आर। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना रहे हैं, तो हम किसको बना रहे हैं, इंग्लिश को बना रहे हैं। ठीक है, तो इंग्लिश को हम बना रहे हैं यहाँ पे, इंग्लिश तो सिंगुलर है, तो इज आएगा, एम आर में से कोई आएगा नहीं। बाय हुम इज इंग्लिश, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, टॉट, टू यू लगाना पड़ेगा यहाँ पे इंट्रोगेटिव। ठीक है, ये फॉर्मेट है, इस तरीके से आप लिखोगे। अगर मैं क्या करूं, यू को मैं क्या करूं, अगर मैं सब्जेक्ट बनाऊं इंग्लिश की जगह पे मैं यू रखूं, तो मैं कैसे लिखूंगा, बाय होम। जब यहां पे यू आएगा तो यहां पे क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। बाय होम आर यू टॉट इंग्लिश। अब यहां पे लिखोगे बाय होम आर यू टॉट टू इंग्लिश, तब ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें रटने वाली नहीं थी एग्जैक्टली, ये कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं जिसको आपको समझना चाहिए। एक बस क्वेश्चन आ गया तो मैंने सोचा कि आपके साथ डिस्कस कर लूं। आई होप कि ये सारे कॉन्सेप्ट, ये चीजें क्लियर हुई होंगी। अगर सही लगी होंगी तो कमेंट में जरूर अपने रिस्पॉन्स लिख के बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द एनिमीज वर डिफीटेड इजिली। देखो यहाँ पे वर डिफीटेड, बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखा, पैसिव वॉइस है, पास्ट एंड डेफिनिट टेंस का। अगर इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करना होगा तो इसी वर्ब को बी की फॉर्म हटा दीजिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज कर दो। ठीक है, नेक्स्ट। हालांकि यहां पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, बना नहीं पाओगे इसका पैसिव वॉइस, सॉरी एक्टिव वॉइस। डू यू नो हु सैंग दिस सॉन्ग, डू यू नो हु सैंग दिस सॉन्ग, इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस का। यहां पे वर्ब कहां पे है, डू यू नो हु सैंग दिस सॉन्ग, ये तो हेल्पिंग वर्ब है ना, प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस का। डू यू नो, ठीक है, एक यहां पे वर्ब है, हु सैंग दिस सॉन्ग। एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस है, बी के साथ कुछ भी नहीं लिखा गया है, बी के साथ थर्ड फॉर्म नहीं है, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस है। द नॉटी चिल्ड्रन टीज्ड द मंकीज इन द जू। अगेन वर्ब कहां पे है, ये देखो टीज्ड, अकेले बेचारा पड़ा हुआ है, कोई बी की फॉर्म नहीं है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुआ है, तो पास्ट एंड डेफिनिट है। ठीक है, चेंज करिएगा इसको पैसिव वॉइस में। नेक्स्ट आते हैं, केट लॉस्ट ऑल द मनी। ये देखो वर्ब, लूज, लॉस्ट, लॉस्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, कोई बी की फॉर्म नहीं है, एक्टिव वॉइस है, पास्ट एंड डेफिनिट टेंस का। ठीक है, पैसिव वॉइस में बनाओगे वॉज वर्ब के साथ यूज कर दो, वर्ब की थर्ड फॉर्म। द फार्मर्स विल प्लाउ द फील्ड बिफोर द मानसून। विल प्लाउ, देखो यहाँ पे विल प्लाउ, फ्यूचर एंड डेफिनिट टेंस, बी की कोई फॉर्म नहीं है यहाँ पे, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। ठीक है, चेंज करोगे तो क्या होगा, विल तो रहेगा ही रहेगा, बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लाउ, प्लाउड, प्लाउड, PLOUGHED, चेंज हो गया। अब आप ऑब्जेक्ट लाइए, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह। द होमवर्क विल बी फिनिश्ड बाय मी इन द इवनिंग। यहां पे क्या है, द होमवर्क विल बी फिनिश्ड, देखो बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, फ्यूचर एंड डेफिनिट टेंस है, लेकिन ये पैसिव वॉइस है। क्लियर हो रहा है, गुड। सो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस जिस पे हम लोगों ने प्रैक्टिस किया, और हम लोगों ने ये आसानी के साथ समझा कि कैसे हम चीज़ों को, यानी कि सेंटेंस को देखते हुए हम बता सकते हैं कि ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है या पैसिव वॉइस का सेंटेंस है।
पढ़ते रहिए, खूब मेहनत करिए और फिर उसके साथ डिफेंस एकेडमी के इस चैनल पे भी बने रहिए। और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू सो मच।